सोचिए महीने की पहली तारीख है, सुबह के ठीक 9 बजे हैं और मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है कि सैलरी क्रेडिट हो गई है। उस एक पल के लिए ना ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी मुश्किलें हल हो गई हैं। अरे बिल्कुल। वो बैंक बैलेंस का नंबर देखकर चेहरे पर जो सुकून आता है ना, उसकी तो बात ही अलग है। हाँ, वही। लेकिन फिर शाम के 5 बजते हैं और अचानक पता चलता है कि गाड़ी का इंजन सीज हो गया है या फिर मतलब हाथ से छूटकर फ़ोन की स्क्रीन ही चकनाचूर हो गई। और देखते देखते वो सुबह का सारा सुकून और आधा बैंक बैलेंस दोनों एक साथ गायब हो जाते हैं। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ हमारी खराब किस्मत है या फिर हमारे बैंक अकाउंट पर किसी अदृश्य फोर्स का हमला हो रहा है? वैसे ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान सदियों से खुद से पूछता आ रहा है कि भाई, पैसा आता तो है लेकिन टिकता क्यों नहीं है। सही बात है। अक्सर जब शरीर में कोई तकलीफ होती है ना, मान लीजिए हड्डी टूट गई, तो हम तुरंत एक्सरे करवाते हैं। उसमें एक टेढ़ी मेढ़ी सफेद लाइन दिखती है, डॉक्टर उसकी तरफ इशारा करता है और बीमारी पकड़ में आ जाती है, एकदम स्पष्ट। हाँ, मेडिकल साइंस में तो एकदम बाइनरी होता है सब कुछ। बिल्कुल। लेकिन जब बात इन वित्तीय समस्याओं की आती है, तो ये एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। और यही सबसे बड़ी उलझन है यार, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में नंबर तो हमें साफ-साफ दिख रहे होते हैं। सैलरी आ रही है, ईएमआई कट रही है, ग्रोसरी का बिल जा रहा है। मतलब गणित एकदम सही बैठ रहा है। गणित सही है, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में वो जेब खाली वाली स्थिति आ ही जाती है। हाँ, और इसका कोई एक्सरे नहीं होता। आमदनी होने के बावजूद हम कंगाली के उस चक्रव्यूह में क्यों फंसे रहते हैं? इसी रहस्य को समझने के लिए आज हम एक बहुत ही अनोखे और विस्तृत स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं। सही कहा। हमारे पास एस.एन. पांडे जी के लिखे हुए कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं, जिनका शीर्षक है जेब खाली। ये 3 ग्रह हो सकते हैं जिम्मेदार। और यहाँ हमारा मिशन किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य बस ये समझना है कि प्राचीन ज्योतिष शास्त्र इस पूरे वित्तीय पहेली को कैसे डिकोड करता है। हाँ, मतलब एक अलग नजरिए से देखना है इसे। बिल्कुल। स्रोत सामग्री में ये समझाया गया है कि कुंडली का धन भाव यानी दूसरा भाव, जो सीधे तौर पर हमारे संचित धन या बैंक बैलेंस से जुड़ा है, और आय भाव यानी 11वां भाव, जो हमारी आमदनी या कैश फ्लो का प्रतिनिधित्व करता है, वे असल में कैसे काम करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे इसमें लगी वो ये कि कैसे 3 मुख्य ग्रह राहु, शनि और शुक्र इंसान के खर्च करने और पैसे गंवाने के बिल्कुल अलग-अलग मनोवैज्ञानिक पैटर्न तय करते हैं। एकदम सही। मुझे तो ये नजरिया बहुत ही दिलचस्प लग रहा है, क्योंकि अगर कोई ज्योतिष को न भी मानता हो तब भी ये नोट्स सिर्फ ग्रहों की चाल तक सीमित नहीं है। हाँ, अगर इन्हें ध्यान से पढ़ा जाए तो ये असल में खर्च करने के हमारे मानवीय व्यवहार और हमारी कमजोरियों की एक बहुत ही शानदार केस स्टडी है। एक तरह से बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की मास्टर क्लास कह सकते हैं इसे। बिल्कुल कह सकते हैं। तो चलिए इस वित्तीय भूल भुलैया के पहले दरवाजे को खोलते हैं और हमारे पहले संदिग्ध से मिलते हैं, राहु। राहु, जिसे स्रोत सामग्री में अचानक खर्च का झटका देने वाला कहा गया है, द अनएक्सपेक्टेड स्पेंडर। द अनएक्सपेक्टेड स्पेंडर, नाम से ही डर लग रहा है। इस ग्रह का पूरा स्वभाव ही अप्रत्याशित है, अचानक होने वाला। नोट्स में स्पष्ट रूप से लिखा है कि राहु को धुएं और भ्रम का ग्रह माना जाता है। धुआं और भ्रम। हाँ, और जब ये धन भाव या आय भाव को पीड़ित करता है, तो ये जेब में धीरे धीरे रिसाव नहीं करता, बल्कि सीधा एक बड़ा छेद कर देता है। 1 मिनट रुकिए, चलिए इसे थोड़ा व्यवहारिक नजरिए से तोलते हैं। मतलब क्या हम राहु को पर्सनल फाइनेंस का मर्फीज लॉ नहीं कह सकते? मर्फीज लॉ? कैसे? अरे मर्फीज लॉ यही तो कहता है कि जो बुरा हो सकता है वो होकर रहेगा, और वो भी सबसे खराब समय पर। यानी जिस दिन सैलरी आई उसी दिन सबसे बड़ा खर्चा आ गिरेगा। हाँ, ये तुलना बहुत सटीक है। लेकिन एक बात बताइए, क्या इसे राहु का दोष कहना अपनी गलती छिपाने का एक तरीका नहीं है? मतलब अगर किसी ने घर की मेंटेनेंस के लिए या मेडिकल इमरजेंसी के लिए कोई फंड नहीं रखा है, तो छत टपकना या बीमार पड़ना राहु का दोष है या खराब फाइनेंशियल प्लानिंग का? ये एक बहुत ही जायज संदेह है, लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है ना, वो है पैटर्न और टाइमिंग। अच्छा, टाइमिंग कैसे? स्रोत सामग्री ये नहीं कह रही है कि खर्चे नहीं आएंगे, ये उस हिंसा के बात कर रही है जिसके साथ ये खर्चे आते हैं। पैसा जमा होते ही ठीक उसी पल कोई अचानक मुसीबत आ धमकना। हाँ, मतलब एक झटके में सब खत्म। बिल्कुल। ये एक ऐसा झटका होता है जो इंसान के मनोविज्ञान को तोड़ देता है।
ये पैसे के जमा होने की प्रक्रिया को बीच में ही हिंसक तरीके से काट देता है। को बहुत गहराई से समझाती है। हाँ, रवि वाली केस स्टडी बहुत दिलचस्प है। रवि एक आम मिडिल क्लास इंसान है। उसने पूरे साल अपनी इच्छाओं को मारकर पाई पाई जोड़कर 50,000 रुपए जमा किए। अब जरा सोचिए, 50,000 की सेविंग करना किसी भी आम इंसान के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होती है। बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वो पैसे बैंक में पूरे हुए, उसके घर की छत अचानक बुरी तरह टपकने लगी और रातों रात उस छत की मरम्मत कराने में 45,000 रुपए खर्च हो गए। और रवि की मानसिक स्थिति क्या होगी उस वक्त? वो तो पूरी तरह टूट गया होगा। बिल्कुल, वो वापस शून्य पर आ गया। नोट्स के अनुसार यही राहु का असली प्रभाव है। ये पैसा जमा होने ही नहीं देता। मतलब इंसान एक कदम आगे बढ़ता है और कोई विपदा उसे खींचकर वापस स्टार्टिंग लाइन पर ला खड़ा करती है। हाँ, इसके अलावा चूंकि राहु भ्रम का ग्रह है, इसलिए ये सिर्फ दुर्घटनाओं से पैसे नहीं छीनता, बल्कि इंसान के दिमाग में एक ऐसा भ्रम पैदा करता है जिससे वो खुद अपने हाथों से पैसा बर्बाद कर देता है। मतलब वो स्थिति जहां इंसान किसी शॉर्टकट के चक्कर में पड़ जाता है। बिल्कुल वही। जैसे आज के दौर में ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाना, या फिर शेयर बाजार और क्रिप्टो करेंसी में बिना सोचे समझे भारी पैसा लगा देना। इंसान को लगता है कि वो रातों रात करोड़ोंपति बन जाएगा, लेकिन वो सब कुछ गंवा बैठता है। एकदम सही। तो राहु बेसिकली हमारे फाइनेंशियल प्लान के बीच में आकर एक बम फोड़ देता है, चाहे वो दुर्घटना के रूप में हो या हमारे खुद के लालच के रूप में। बाप रे, ये तो सच में अचानक होने वाला नुकसान है। हाँ, अब राहु जहां पास आए हुए पैसे को एक झटके में छीन लेता है, वहीं हमारा दूसरा ग्रह एक बिल्कुल अलग तरह की कार्यप्रणाली अपनाता है। अच्छा। वो क्या करता है? ये पैसे को छीनता नहीं है, बल्कि ये पैसे को हाथों तक पहुंचने ही नहीं देता। ये एक ऐसी स्थिति है जो बाहर से शांत दिखती है, लेकिन अंदर से इंसान को खोखला कर देती है। हम बात कर रहे हैं शनि की। शनि। नोट्स में से धन के प्रवाह में सूखा और देरी लाने वाला बताया गया है, द डिलेयर। हाँ, द डिलेयर। राहु को हमने अचानक होने वाली दुर्घटना माना, लेकिन शनि एक अंतहीन थका देने वाला इंतजार है। ये तो एक अलग ही स्तर की हताशा पैदा करता होगा। बिल्कुल। शनि को कर्मफल दाता कहा जाता है। नोट्स बताते हैं कि अगर कुंडली में शनि नीच का है या उसकी क्रूर दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, तो वो कैश फ्लो को पूरी तरह से सुखा देता है। कैश फ्लो का सूखना मतलब ये कोई अचानक आया खर्च नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली कंगाली का एहसास है। इसके लक्षणों में शामिल है काम पूरा होने के बावजूद पेमेंट मिलने में बेवजह की देरी होना, बचत का लगातार शून्य रहना, और सबसे कष्टदायक, किसी को उधार दिया हुआ पैसा लाख कोशिशों के बाद भी वापस न मिलना। हाँ, वो तो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। यहाँ ये चर्चा सच में बहुत रोचक मोड़ ले लेती है, क्योंकि नोट्स में दी गई महेश की जो केस स्टडी है, वो आज की गिग इकोनॉमी दी बहुत बड़ी सच्चाई है। हाँ, महेश एक फ्रीलांसर है, सही कहा आपने। उसने अपने क्लाइंट का काम एकदम समय पर, पूरी ईमानदारी और क्वालिटी के साथ पूरा करके दे दिया, लेकिन क्लाइंट ने उसका पेमेंट 3 महीने के लिए लटका दिया। 3 महीने। अब स्थिति देखिए, महेश के पास टैलेंट है, उसके पास काम की कोई कमी नहीं है, उसने मेहनत भी पूरी की है, बैलेंस शीट पर वो मुनाफे में है, लेकिन उसके हाथ में लिक्विडिटी यानी नकद पैसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नकद नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इसे सिर्फ कॉर्पोरेट जगत की खराब बिजनेस प्रैक्टिस नहीं माना जाना चाहिए? इसमें शनि को क्यों घसीटा जाए यार? ये तो सीधा सीधा क्लाइंट की बदमाशी है। मैं समझ रही हूँ आपका पॉइंट, लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो स्रोत सामग्री का असल मकसद उस पैटर्न को पहचानना है। पैटर्न? कैसा पैटर्न? सतह पर हर एक घटना किसी न किसी क्लाइंट या सिस्टम की गलती लग सकती है, लेकिन जब ये एक निरंतर पैटर्न बन जाए, जब हर बार हर नए प्रोजेक्ट में हर नए क्लाइंट के साथ इंसान को अपने ही हक के पैसे मांगने के लिए गिड़गिड़ाना पड़े, तब ज्योतिष इसे शनि का विलंब दोष कहता है। अच्छा, मतलब बार बार वही चीज होना। हाँ, आधुनिक फाइनेंस की भाषा में इसे स्ट्रेस टेस्टिंग कह सकते हैं। इंसान सॉल्वेंट है, उसकी नेटवर्थ है, लेकिन लिक्विडिटी नहीं है। सब कुछ सही होने के बावजूद वो खुद को पूरी तरह असहाय महसूस करता है, और ये असहायपन इंसान को अंदर से तोड़ देता है। नोट्स में एक लाइन है जो बहुत चुभती है, बस दाल रोटी का जुगाड़ हो पाना। बहुत ही गहरी लाइन है ये। मतलब इंसान दिन रात एक कर रहा है, लेकिन उसकी कमाई सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल की काम आ रही है। वो अपने लिए कोई छुट्टी प्लान नहीं कर सकता, बच्चों के लिए कोई अच्छा खिलौना नहीं खरीद सकता, बस अगले महीने के बिल भरने की जद्दोजहद चलती रहती है। हाँ, ये एक मानसिक सूखा है जो इंसान के आत्मविश्वास को दीमक की तरह खा जाता है। बिल्कुल, ये देरी इंसान के धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा लेती है
और यही शनि का असली काम है, तपाना। तो अब तक हमने पैसे के सफर में 2 बड़ी रुकावटें देखी। राहु में बाहर से कोई अचानक दुर्घटना हुई जिसने पैसा छीन लिया। सही। शनि में बाहरी लोगों ने या सिस्टम ने पैसे को हम तक पहुंचने ही नहीं दिया। दोनों ही मामलों में कारण कुछ हद तक बाहरी या परिस्थितियों से जुड़े थे। हाँ, वो हमारे कंट्रोल में नहीं थे। लेकिन उस स्थिति का क्या जहां जेब खाली होने का कारण कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी ही अनियंत्रित इच्छाएं और हमारा अपना अहंकार हो। अरे बाप रे। और यहीं से पर्दा उठता है हमारे तीसरे ग्रह से, खराब शुक्र यानी अफ्लिक्टेड वीनस। बिल्कुल। नोट्स इसे दिखावे का जाल और लग्जरी ट्रैप का नाम देते हैं। और ईमानदारी से कहूं तो आज के सोशल मीडिया और कंज्यूमरिज्म के दौर में ये समस्या सबसे ज्यादा प्रासंगिक और खतरनाक लगती है मुझे। हाँ, आज के टाइम में तो ये हर जगह है। शुक्र को वैभव, विलासिता और सौंदर्य का कारक माना गया है। ये हमें जीवन की अच्छी चीजों, ब्रांडेड कपड़ों और सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित करता है, जो कि नॉर्मल है, सबको अच्छी चीजें पसंद है। बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन नोट्स बहुत स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं कि जब शुक्र खराब स्थिति में होता है, जैसे छठे, 8वें या 12वें भाव में, तो इंसान अपनी चादर से बाहर पैर पसारने लगता है। मतलब जितनी इनकम नहीं है उससे ज्यादा खर्चे। हाँ, वो अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करने को अपनी बुनियादी जरूरत मान बैठता है। वो पुरानी कहावत है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ये बिल्कुल वही स्थिति है। तो अगर हम इस ज्योतिषीय विचार को आधुनिक मनोविज्ञान के लेंस से देखें तो क्या खराब शुक्र असल में आज के जमाने का फोमो नहीं है? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, वही। ये वो बीमारी है जहां लोग सिर्फ इंस्टाग्राम पर अपने दोस्तों या अनजान लोगों के सामने अच्छा दिखने के लिए, खुद को अमीर साबित करने के लिए कर्ज के दलदल में धंसते जा रहे हैं। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। पीड़ित शुक्र इंसान को दिखावे के एक ऐसे खतरनाक दुष्चक्र में फंसा देता है जहां वो जरूरत और इच्छा के बीच का फर्क पूरी तरह भूल जाता है। मतलब नीड्स और वांट्स मिक्स हो जाते हैं। बिल्कुल। ये एक ऐसा माया जाल है जो अंदर से बहुत खोखला है। स्रोत सामग्री में अंजलि की जो केस स्टडी दी गई है ना, वो इस माया जाल का परफेक्ट उदाहरण है। हाँ, अंजलि वाली केस स्टडी तो बहुत ही शॉकिंग थी। अंजलि के महीने की सैलरी 25,000 रुपए है, लेकिन उसने 80,000 रुपए का एक लेटेस्ट आईफोन EMI पर ले लिया है। 25,000 की सैलरी और 80,000 का फोन। यार, ये तो कोई भी सामान्य गणित का नियम फेल कर देगा। बिल्कुल। ये सिर्फ एक खराब वित्तीय फैसला नहीं है, ये एक चीखती हुई मनोवैज्ञानिक जरूरत है कि बस मुझे लोग नोटिस करें। हाँ, अटेंशन की जरूरत है। और अब इसका नतीजा क्या होता है? उसकी आधी सैलरी सिर्फ उस फोन की EMI भरने में चली जाती है। और हर महीने की 15 तारीख आते आते अंजलि की जेब पूरी तरह खाली हो जाती है। एकदम खाली। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई अचानक आई बीमारी नहीं है। राहु की तरह। हाँ, और ये किसी क्लाइंट ने पैसा भी नहीं रोका है। शनि की तरह। बिल्कुल। ये जरूरत से ज्यादा महंगे शौक पालने का और दिखावे के लिए जीने का सीधा नतीजा है। ये पीड़ित शुक्र का प्रभाव है जो इंसान को एक क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए दूसरा पर्सनल लोन लेने पर मजबूर कर देता है। ये तो सच में एक भंवर है। इंसान बस EMI के जाल में गोल गोल घूमता रहता है और उसे लगता है कि वो अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहा है, जबकि असल में वो अपना भविष्य गिरवी रख रहा होता है। बहुत सही कहा आपने। अच्छा, अभी तक हमने राहु, शनि और शुक्र के जरिए समस्या की जड़ को समझा। खर्चे कैसे अचानक आते हैं, कैसे आमदनी रुकती है और कैसे हम खुद उसे दिखावे में उड़ाते हैं। लेकिन नोट्स में एक बोनस टिप भी दी गई है जो एक छिपे हुए कारण की तरफ इशारा करती है। 12वां भाव। स्रोत सामग्री के अनुसार इन 3 ग्रहों के अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है कुंडली का 12वां भाव, जिसे व्यय भाव या द हाउस ऑफ लॉस कहा जाता है। द हाउस ऑफ लॉस। अगर किसी व्यक्ति का 12वां भाव अत्यधिक सक्रिय है ना, तो पैसा उसके हाथों से पानी की तरह बहता है। चाहे आमदनी लाखों में क्यों ना हो जाए, खर्चे हमेशा आय से 2 कदम आगे ही चलते हैं। ये एक ऐसा नाला है जिसका मुंह कभी बंद नहीं होता। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब हमने समस्या को समझ लिया है, पैटर्न को डिकोड कर लिया है, तो भाई इसका समाधान क्या है? समाधान भी दिए गए हैं इसमें। स्रोत सामग्री में इन ग्रहों को शांत करने के लिए या इस वित्तीय रिसाव को रोकने के लिए क्या उपाय बताए गए हैं? और क्या वे सच में काम करते हैं या सिर्फ अंधविश्वास है? तो यहीं पर ये स्रोत सामग्री सबसे ज्यादा हैरान करती है, क्योंकि नोट्स में जो उपाय दिए गए हैं वो कोई भारी भरकम कर्मकांड या महंगे हवन नहीं है। अच्छा, फिर क्या है? वे बहुत ही छोटे रोजमर्रा के व्यवहारिक उपाय हैं। उदाहरण के लिए राहु के प्रभाव को कम करने के लिए बताया गया है कि व्यक्ति को रसोई में बैठकर भोजन करना चाहिए। रसोई में बैठकर? हाँ,
और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गुप्त रूप से दान करना चाहिए, जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर न हो। अगर हम इसके पीछे छिपे बिहेवियरल साइंस को डिकोड करें ना, तो ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। अच्छा, कैसे? देखिए, राहु क्या है? हवा, धुआं, भ्रम और अचानक आने वाला डर। जब कोई रसोई में जमीन पर बैठकर खाना खाता है, तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से खुद को जमीन से जोड़ रहा होता है। मतलब ग्राउंडेड हो रहा है। बिल्कुल, वो ग्राउंडेड होता है। ये इंसान को उसकी जड़ों की ओर वापस ले जाता है और दिमाग की उस अस्थिरता को शांत करता है। ये तो बहुत ही लॉजिकल बात कही आपने। और गुप्तदान इंसान के अंदर से वो पकड़ कर रखने की प्रवृत्ति या लालच को खत्म करता है। जब हम बिना किसी दिखावे या प्रशंसा की उम्मीद के अपना पैसा देते हैं, तो हम असल में अपने उस डर पर जीत हासिल कर रहे होते हैं कि यार, अगर पैसा चला गया तो मेरा क्या होगा। हाँ, बिल्कुल। ये अचानक होने वाले नुकसान के खौफ को कम करने की एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज है। ये एक बहुत ही गहरा नजरिया है। इसी तरह शनि के लिए उपाय बताया गया है कि मजदूरों, अपने से नीचे काम करने वाले कर्मचारियों या छोटे तबके के लोगों के साथ कभी बुरा व्यवहार ना करें और शनिवार को छाया दान करें। अब फिर से सोचिए, शनि क्या है? कर्म, न्याय और देरी का ग्रह। सही। अगर किसी को लगता है कि उसका पैसा बार बार अटक रहा है और वो सिस्टम से हताश हो चुका है, तो उसका उपाय ये नहीं है कि वो और ज्यादा आक्रामक हो जाए, बल्कि उपाय ये है कि वो उन लोगों के साथ विनम्र रहें जो ताकत में उससे कमजोर हैं। बहुत खूब। ये उपाय असल में इंसान के अहंकार को तोड़ने का काम करता है। हाँ, जब इंसान हताश होता है ना, तो वो अक्सर अपना गुस्सा अपने से कमजोर पर निकालता है। लेकिन जब वो जानबूझकर कमजोर लोगों का सम्मान करता है, तो वो अपने अंदर धैर्य, सहानुभूति और करुणा का विकास कर रहा होता है। बिल्कुल सही। और लंबी रेस में यही धैर्य उसे उन वित्तीय देरी और रुकावटों से मानसिक रूप से टूटने से बचाता है। कमाल है। और अंत में शुक्र के उपाय, नोट्स कहते हैं कि फटे हुए या गंदे कपड़े न पहने, हमेशा साफ सुथरे रहें, इत्र या परफ्यूम का इस्तेमाल करें और सबसे महत्वपूर्ण, महिलाओं का सम्मान करें। इसमें आपको क्या लॉजिक नजर आता है? मुझे तो ये पूरा का पूरा ब्रोकन विंडोज थियरी का पर्सनल फाइनेंस वर्जन लग रहा है। ब्रोकन विंडोज थियरी, आप इसे कैसे जोड़ेंगे? यह दिलचस्प है। देखिए, ब्रोकन विंडोज थियरी कहती है कि अगर किसी इमारत की एक खिड़की टूटी हुई है और उसे ठीक नहीं किया गया, तो लोग जल्दी उस इमारत की बाकी खिड़कियां भी तोड़ देंगे। क्योंकि वो टूटी खिड़की यह संदेश देती है कि यहाँ किसी को कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल। इसी तरह अगर इंसान फटे या गंदे कपड़े पहनता है, तो वो अपने ही दिमाग को सिग्नल दे रहा होता है कि वो खुद की कदर नहीं करता, उसकी अपनी कोई डिग्निटी नहीं है। सेल्फ वर्थ कम हो जाती है। हाँ, और जब इंसान की डिग्निटी गिरती है, तो उसका अनुशासन भी गिर जाता है। खराब शुक्र इंसान को झूठे दिखावे के लिए कर्ज में डालता है। लेकिन असली वैभव महंगे फोन या ब्रांड्स में नहीं है यार। सही बात है। असली वैभव अपनी साफ सफाई रखने, खुद को सलीके से पेश करने और अपने आसपास के लोगों को, खासकर महिलाओं को, इज्जत देने में है। आत्मसम्मान ही वित्तीय अनुशासन की पहली सीढ़ी है। मैं इस बात से 100% सहमत हूँ। जब हम इन सभी उपायों को एक साथ रखकर गहराई से देखते हैं, तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि ये सिर्फ ग्रहों को खुश करने के जादुई टोटके नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में इंसान के रोजमर्रा के व्यवहार, उसकी खराब आदतों और उसकी मानसिक अनुशासन को रिपेयर करने के तरीके हैं। ज्योतिष तो यहाँ सिर्फ एक भाषा है, एक मेटाफर है। असल लक्ष्य तो व्यक्ति का सेल्फ करेक्शन या आत्मसुधार है। तो अगर हम इस पूरे गहन चर्चा का एक सार निकालें, तो हमने आज ये देखा कि वित्तीय संघर्ष सिर्फ एक स्प्रेडशीट का नंबर नहीं है जिसे सिर्फ गणित से सुलझाया जा सके। बिल्कुल नहीं। राहु हमें याद दिलाता है कि जीवन अप्रत्याशित है। अचानक खर्च के झटके कभी भी आ सकते हैं, और इसलिए एक मजबूत इमरजेंसी फंड सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि जीवन रक्षक है। एकदम सही। और शनि हमें सिखाता है कि सिर्फ आमदनी होना काफी नहीं है, नकद प्रवाह या लिक्विडिटी का सही समय पर होना जरूरी है। हाँ, और ये भी कि सिस्टम की देरी अक्सर हमारे धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा लेती है, जहां हमें टूटना नहीं है। और शुक्र हमें एक बहुत ही कड़ी चेतावनी देता है कि दिखावे की ये चमचमाती दुनिया कैसे हमें अपनी ही खोखली इच्छाओं के जाल में फंसाकर हमेशा के लिए कर्जदार बना सकती है। और ये सारी जानकारी इसलिए बहुत ज्यादा मायने रखती है क्योंकि ये हमें अपनी वित्तीय समस्याओं को देखने का एक नया ढांचा या फ्रेमवर्क देती है। बिल्कुल देती है। अगली बार जब महीने के बीच में ही बैंक अकाउंट खाली हो जाए ना, तो सिर्फ किस्मत को कोसने के बजाय इंसान इन पैटर्न को पहचान सकता है, खुद से ईमानदारी से सवाल कर सकता है,
क्या ये राहु की तरह कोई अचानक आई मुसीबत थी जिसके लिए बेहतर तैयारी की जा सकती थी? क्या ये शनि की तरह एक ऐसी ढांचागत देरी है जहां बस संयम और धैर्य रखने की जरूरत है? या फिर क्या ये शुक्र की तरह हमारी अपनी ही बिगड़ी हुई जीवन शैली, महंगे शौक और लोग क्या कहेंगे वाली मानसिकता का सीधा परिणाम है? बिल्कुल। जब हम अपनी समस्याओं को एक सही नाम दे देते हैं तो उनका डर कम हो जाता है और उनसे लड़ना आसान हो जाता है। सही बात है। और यहाँ इस चर्चा के बिल्कुल अंत में मैं एक ऐसे विचार को सामने रखना चाहूंगा जो इन नोट्स को पढ़ने के बाद से लगातार मेरे दिमाग में गूंज रहा है। अच्छा, वो क्या है? आज के दौर में आधुनिक अर्थशास्त्र और फाइनेंस के बड़े बड़े गुरु हमें हमेशा यही सिखाते हैं कि पैसा कैसे बचाएं, निवेश के कौन से पोर्टफोलियो चुनें और कंपाउंडिंग का जादू कैसे काम करता है। हाँ, ये तो सब जगह सुनने को मिलता है। ये सब बाहर की दुनिया का ज्ञान है, लेकिन क्या कोई ऐसा पहलू है जो छूट रहा है? लेकिन क्या ये प्राचीन ग्रंथ, ये ज्योतिषीय नोट्स और ये छोटे छोटे उपाय हमें ये नहीं बता रहे कि हमारी आर्थिक सेहत का सबसे सीधा और गहरा संबंध हमारे मनोविज्ञान से है, हमारे धैर्य से है? बहुत गहरी बात है ये। और समाज में दूसरों के साथ, अपने से छोटे कर्मचारियों के साथ, महिलाओं के साथ हमारे रोजमर्रा के व्यवहार से है। जरा सोचिए, क्या असली वेल्थ मैनेजमेंट हमारे बैंक अकाउंट के नंबर्स को मैनेज करने से नहीं, बल्कि हमारे अपने मन, हमारी अपनी बेलगाम इच्छाओं और हमारे अहंकार को मैनेज करने से शुरू होता है? ये सच में एक बहुत ही विचारोत्तेजक और गहरा सवाल है। ये उस पूरी नींव को ही बदल देता है जिस पर हम आज के वित्तीय ढांचे को खड़ा देखते हैं। और इसी गहरे सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। याद है हमने शुरुआत में उस एक्सरे मशीन की बात की थी? हाँ, बिल्कुल याद है। शायद जब इंसान अपने अनियंत्रित खर्चों और अपनी खाली जेब का सही मायने में एक्सरे करता है तो उसमें सिर्फ टूटते हुए बैंक बैलेंस की तस्वीर नहीं उभरती। अगर बहुत ध्यान से, पूरी ईमानदारी से देखा जाए तो उस एक्सरे की रिपोर्ट में हमारा अपना स्वभाव, हमारी अपनी मनोवैज्ञानिक कमियां और हमारे सुधार की बहुत बड़ी गुंजाइश भी साफ साफ दिखाई देती है। बस उस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए अपना नजरिया बदलने की जरूरत है।